बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बस कुछ ही दिनों का समय शेष बच गया है और हमारी तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रूप से चल रही है। और पिछले दिन हम आपको साइंस का 2021 में पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताए थे, यानी कि हमारी जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज है वह स्टार्ट है और क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। और इसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 2021 परीक्षा में पूछे गए थे, क्योंकि अक्सर आप लोग सुनते हैं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पिछले वर्ष वाले क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसलिए पिछले के वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी पढ़ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के वैसे क्वेश्चन को ही देखेंगे जो कि 2021 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, 2021 में पूछा गया था। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और कोशिश करना है कि 80 में 80 का सही जवाब देकर के आप लोग दिखा दें। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आपसे छूट जाएगा। एक एक क्वेश्चन का जवाब हम आपको बताएंगे और जल्द ही गेस क्वेश्चन भी रेडी होने वाला है। आपको गेस क्वेश्चन भी बहुत जल्द मिल जाएगा, तो आप लोग तैयार रहिए। गेस क्वेश्चन 2 से 3 दिन के अंदर में अब आपके पास पहुंच जाएगा। आप लोग परचेज करने के लिए तैयार रहिए। 2 तरह के गेस क्वेश्चन होंगे, एक सिर्फ क्वेश्चन और एक होगा क्वेश्चन के साथ आंसर। तो जो भी आपके चॉइस के अनुसार है, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन ही लेना है तो सिर्फ क्वेश्चन ही ले सकते हैं। अगर आप लोग आंसर भी साथ में चाहते हैं तो आंसर भी आप लोग ले सकते हैं। तो बस हम जैसे ही गेस क्वेश्चन तैयार होगा वीडियो के माध्यम से हम आपको सूचित कर देंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बताइए, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा रेशम मार्ग। पहला का बी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? जल्दी से बताइए, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन से आंदोलन को बंद कर दिए थे? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन को। दूसरा का सी ऑप्शन सही होगा। इतिहास में हम आपको चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़ा चुके हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे। जल्दी से बताइए, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, तो तीसरा का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए यह वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है भाई? तो अब 9 हो गई है, ध्यान रखिएगा। 4 का बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन बचपन से आप लोग याद करते आ रहे होंगे कि 7 ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अब 2 बढ़ गया है, यानी कि 4 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। यदि आप लोग यह सारे क्वेश्चन का लिखित आंसर पाना चाहते हैं या फिर लिखित रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट boardmantra.in गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा। boardmantra.in, ध्यान रखिएगा। इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप लोग बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं और लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। इसलिए अभी आप लोग क्लास खत्म होने के बाद अपने अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर में जाकर के boardmantra.in जरूर सर्च कर लीजिएगा और वहां से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार संबंधी कानून, तो ध्यान रखिएगा 5 का सही जवाब हो जाएगा 2005 ईस्वी में। 5 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? यह कथन किनका है? 6 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग बताइए। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा, यह अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। चलिए अब उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा 73वां संशोधन। ध्यान रखिएगा 7 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा
अशिक्षा भी बाधा है, गरीबी भी और बेरोजगारी भी, क्योंकि हमारे देश भारत में अशिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग गरीब हैं, यानी कि यहाँ गरीबी भी ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका जवाब हम आपको बार बार बताते हैं कि रज्जू मार्ग राजगीर में है, तो 9 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास, सासाराम जो कि बिहार में ही पड़ता है, तो 10 का सही जवाब ध्यान रखिएगा कि मध्य युग में ध्यान रखिएगा, 10 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कौन से बांध से संबंधित है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध से, 11 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? यानी कि सबसे ज्यादा भूस्खलन कौन से राज्य में आता है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में आता है। अभी कुछ दिन पहले भी भूस्खलन हुआ था, तो 12 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? यानी कि सबसे ज्यादा सुखाड़ कहां पर आता है? उत्तरी बिहार के, दक्षिणी बिहार के, पूर्वी बिहार के, पश्चिमी बिहार? तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तरी बिहार में तो कोसी नदी का प्रकोप है, तो वहां पर सुखाड़ आ ही नहीं सकता है, यानी कि उधर बाढ़ की संभावना होती है। लेकिन सुखाड़ सीधे उसके उल्टा चले जाइए तो दक्षिणी बिहार में। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति तो दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की स्थिति, यानी कि बिहार के एक हिस्से में बाढ़ तो दूसरे हिस्से में सुखाड़ की स्थिति क्यों बनी रहती है, इसका कारण बताएं। लघु या दीर्घ उत्तरीय में यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बताइए, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो हम आपको बता चुके हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, तो 14 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है वह किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 15 नंबर क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, 15 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा लेनिन ने, 16 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, तो 17 का सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, 17 का ए ऑप्शन सही होगा। हम आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुके हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? बताइए पिछड़ा राज्य कौन है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बिहार एक पिछड़ा राज्य है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बताइए, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य, तो 19 का सही जवाब हो जाएगा कि कोई भी आर्थिक क्रिया जीविकोपार्जन के लिए ही होता है, यानी 19 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो 20 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी ने, ध्यान रखिएगा भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बताइए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन ऋण, तो 21 का सही जवाब ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन होगा भूमि विकास बैंक, ध्यान रखिएगा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन बताइए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो 22 का सही जवाब होगा 15 मार्च को, 22 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग इस क्लास को लाइव कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, और जो नए स्टूडेंट हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे के आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अक्सर स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वो चैनल को या तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं या तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नहीं करते हैं। अगर बेल आइकन यानी जो बगल में घंटी वाला साइन होता है उस पर दबा करके यदि ऑल नहीं करिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए 2021 वाले सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चन का जवाब तो हम जानते हैं, अगर 2021 में हम एग्जाम देते तो टॉपे कर जाते, इस प्रकार का आपके मन में भावना आ रहा होगा। लेकिन 2022 में भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रट जाइएगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन बताइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ध्यान रखिएगा 23 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि कहां में प्रचलित है? तो सही जवाब होगा उत्तराखंड में, 24 का
24 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो 25 का सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी, 25 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक, तो 26 का सही जवाब हो जाएगा कि चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 27 का सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखिएगा 27 का डी ऑप्शन सही होगा कि बिहार में 7% क्षेत्र में वन है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? 28 नंबर क्वेश्चन, तो 28 का सही जवाब हो जाएगा मैग्नेटाइट। ध्यान रखिएगा मैग्नेटाइट लौह युक्त खनिज है। अब उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो देखिए हम आपको बताए हैं, बस कुछ ही दिन पहले यह वाला क्वेश्चन बताए थे कि जो पीट होता है यह सबसे घटिया कोयला होता है, लेकिन जो एंथ्रासाइट होता है यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो सबसे बढ़िया और सबसे खराब, बस इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट और सबसे खराब पीट होता है। चलिए उसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो 30 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि गेहूं रोपण फसल नहीं है। चलिए उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन में कैसे पहचाना जाता है कि रोपण फसल है कि नहीं है? देखिए चाहे कोई भी पौधा रहे, उसको अगर एक बार पहले लगाया और उसको फिर से वहां से उखाड़ करके फिर से उसको लगाया जाता है, जैसे धान की खेती आप लोग करते होंगे, जैसे गन्ना के बारे में आप लोग जानते हैं कि गन्ना का जो पौधा होता है ना, उसी को छोटा छोटा काट करके उसको बैठा दिया जाता है जमीन के अंदर, जिससे वह क्या होता है कि एक नया पौधा बन जाता है। लेकिन गेहूं में क्या होता है कि जब एक बार इसे बो दिया जाता है तो पूरा फसल तैयार होता है, उसके बाद ही काटा जाता है, बीच में इसको नहीं उखाड़ा जाता है, इसलिए यह रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? 31 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल के रूप में धान का उपयोग होता है। 31 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बताइए कि बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो बिहार में 60% क्षेत्र में कृषि की जाती है। ध्यान रखिएगा 32 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग निम्नांकित में कौन है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा संचार सेवाओं का अंग समाचार पत्र भी है, इससे भी हमको खबर मिलता है, टेलीफोन भी है और टेलीविजन भी है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक, तो 34 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? 35 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखिएगा कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय, विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। 35 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हरित क्रांति कृषि से संबंधित है और कृषि जो है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए 36 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? जल्दी से बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई भी बोलते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बताइए, बिहार राज्य क्या है? तो बिहार राज्य उद्योग प्रधान है कि पशुपालन प्रधान है कि खनिज प्रधान है कि कृषि प्रधान है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए 38 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़िया है तो रहन सहन बढ़िया होगा, अगर प्रति व्यक्ति आय खराब है तो रहन सहन खराब होगा, इसलिए 39 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बताइए कि बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में जिलों की संख्या, 40 नंबर क्वेश्चन, तो आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में 38 जिले हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है, तो 40 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यह जितने सारे भी क्वेश्चन हैं हम आपको पहले ही प्रैक्टिस करवा चुके हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि 2021 वाला परीक्षा जो है वह बहुत आसान हुआ था, लेकिन उस समय के लिए यह परीक्षा आसान नहीं था, हार्ड ही था, और सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा और आपको 100% क्वेश्चन का सही आंसर करके आना है।
तो बताइए 41 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। 41 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब आजाद हुआ या फिर कब स्वतंत्र हुआ? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा 1971 ईस्वी में। 42 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। 43 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कहाँ है? 45 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि संघ सरकार अमेरिका में है। 45 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का केंद्रीय कौन है? केंद्रीय बैंक कौन है? बैंक छूट गया है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 46 का सी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि जो कृषि उत्पाद होता है उसके मानकीकरण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे आप लोग सोना खरीदने के लिए जाते हैं तो हॉलमार्क का साइन देखते हैं। अगर हॉलमार्क है सोना में, इसका मतलब कि वह बढ़िया सोना है। उसी तरह से जो कृषि उत्पाद होता है उसके लिए कौन सा मानक चिन्ह का प्रयोग होता है? तो एग मार्क। ध्यान रखिएगा 47 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, इसलिए 48 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? जो तिनकठिया प्रणाली थी वह किन पर लागू थी? तो किसानों पर लागू थी कि 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। तो 49 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा हंटर समिति का गठन किया गया था। 50 का ए ऑप्शन सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी हम आपको पूरे विस्तार से पढ़ा चुके हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? 51 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो 51 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार ही है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बताइए, ककोलत जलप्रपात बिहार के कौन से जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा नवादा जिला में है। ध्यान रखिएगा ककोलत नवादा जिला में है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? वह किस देश की सीमा है जो बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल हो जाएगा, क्योंकि नेपाल बिहार के बगल में ही है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन बताइए, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार के दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? गठबंधन सरकार बनाने के लिए। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। 54 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। 55 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो 56 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1975 ईस्वी में। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बताइए कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? 57 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकेंद्र कहते हैं। 57 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बताइए कि सुनामी संबंधित है। सुनामी किस चीज से संबंधित है? तो 58 का सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सुनामी समुद्र में आता है। तो 58 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी अगर कहीं पर भूकंप आता है और मलबे के नीचे लोग दब जाते हैं तो उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। 59 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए प्राकृतिक आपदा कौन है? आग लगता है या प्रकृति के द्वारा तो नहीं लगता है, बम विस्फोट प्रकृति के द्वारा नहीं होता है, रासायनिक दुर्घटना प्रकृति के द्वारा नहीं होता है, लेकिन भूकंप प्रकृति के द्वारा होता है। इसलिए भूकंप जो है वह प्राकृतिक आपदा है।
अब चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। खरीफ फसल कौन है, तो जल्दी से बताइए 61 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, धान जो है वह खरीफ फसल है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन बताइए ऑपरेशन फ्लड क्या है। 62 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा डेयरी विकास ऑपरेशन फ्लड है। 62 का कौन सा जवाब सही होगा, 62 का बी ऑप्शन। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो 63 का सही जवाब हो जाएगा 1935 ईस्वी में। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बताइए भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में सबसे पहला सूती मिल, ध्यान रखिएगा आप लोग, मुंबई में स्थापित किया गया था। 64 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए 65 का सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क उत्तरदायी था, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि, तो 66 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन होगा 1871 ईस्वी में। चलिए उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार, तो 67 का सही जवाब हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने। 67 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन, जब यह आंदोलन चल रहा था तो इस समय कौन सा ऐसा नारा था जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा करो या मरो, ध्यान रखिएगा 68 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल, तो 69 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो 70 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1885 ईस्वी में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन बताइए गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, तो 71 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा चंपारण में किया था। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। 72 नंबर क्वेश्चन, तो 72 का सही जवाब हो जाएगा मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा चीन में हुआ था। यहाँ पर 3 नहीं बल्कि चीन हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो चीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो 73 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। जल्दी से बताइए तो कि वह कौन सा खनिज है जिसे उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। 74 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छा कोयला। तो आपको हम अभी ऊपर में बताए हैं कि एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है, तो 75 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है वह कौन से नगर में है। तो जल्दी से बताइए 76 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। 76 का बी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो 77 का सही जवाब ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। 77 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, तो 78 का सही जवाब हो जाएगा भागलपुर जिला में। ध्यान रखिएगा कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में है। चलिए उसके बाद सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक, तो ध्यान रखिएगा 79 का सही जवाब हो जाएगा वर्षा की कमी के कारण ही हमेशा सुखाड़ आता है। तो इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा सूखे के लिए उत्तरदायी कारक ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। चलिए और 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा बाढ़। तो आप सभी लोगों को पता है कि उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, तो 80 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो यह जितने सारे भी प्रश्न थे सारे प्रश्न 2021 परीक्षा में पूछा गया था। अब आप लोग कल्पना कर लीजिए कि 2021 में अगर हम परीक्षा देते तो हमें कितना नंबर मिल सकता था। और ऐसा नहीं है कि 22 में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2022 वाले परीक्षा में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो जल्दी से बताइए कि 80 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 80 में 80 क्वेश्चन का सही जवाब जरूर दिए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए, और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,
धन्यवाद।